अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब अपने इस जवाब से अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? क्या इमरान खान साहब को मुआफ़ी मिल जाएगी? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान ने तोशा खाना केस से मुतालिक भी आज तहरीरी जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है और तमाम तर इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ये मामला पीटीआई के लिए कितना संगीन हो सकता है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाक फौज की आला क़यादत से मुतालिक मुतनाज़े बयान को लेकर हमने देखा कि इमरान खान साहब पर हर तरह से तनकीद हो रही है, हर तरफ से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। गुज़िश्ता रोज़ जलसे में उन्होंने इस हवाले से बात की और कहा कि मैंने क्या ऐसा गलत कहा। इस पर भी ज़रा आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, ज़ाहिर है 29 नवंबर को आर्मी चीफ जो है वो अपने ज़ाहिर है रिटायर्ड हो रहे हैं और इस हवाले से कुछ एक्सटेंशन के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये मामला है क्या, इस हवाले से एहतशाम साहब के पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, एक एक्सक्लूसिव खबर है जो कि प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका से मुतालिक भी अहम खबर है जो कि प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम मामलात पर प्रोग्राम में बात करेंगे और बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन सीनियर वकील, सीनियर कानूनदान इरफान कादिर साहब, दीगर प्रोग्राम में भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले जो आपके पास एक्सक्लूसिव खबर है, कल हमने देखा इमरान खान साहब की जानिब से जलसे में जो बात की गई, हर तरफ से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आर्मी के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए, लेकिन वो अपने बयान पर हमें कायम नजर आए। अब एक्सटेंशन के हवाले से भी दूसरी तरफ खबरें गर्म हैं। आपके पास खबर क्या है, स्टोरी क्या है? सोनिया, देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने देखा बड़ा वाज़े तौर पे DGISPR एक से ज़्यादा मरतबा शायद कह चुके हैं कि जी जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ़ है वो एक्सटेंशन नहीं लेने का इरादा रखते। एक आध मौके पे जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि वो अब रिटायरमेंट के बाद घर न जाना चाहेंगे और कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुमला जो मुझे बताया गया सोनिया, वो यही है कि वो लेना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग उनको देना चाहते हैं एक्सटेंशन। अच्छा। इसमें जो कहा जा रहा है कि वो जरदारी साहब और शवाशी साहब विद दी कॉन्सेंट ऑफ नवाज शरीफ, कहा जा रहा है कि जी ठीक है, इन हालात में तो बेहतर यही है कि क्योंकि सबको नज़र आ रहा है, जैसे अब तो मेरा ख्याल है बात खुल के सामने आ गई है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ का एक बड़ा पॉलिटिकल रोल होता भी है किसी न किसी हवाले से। इसलिए आपने देखा कि ये सब कुछ जो हिजान आप देख रही हैं, जलसे जुलूस और PDM के पार्ट पे जो कुछ हो रहा है, तो सारे यही चाह रहे हैं। क्यों कहा जा रहा है कि जी जरदारी साहब, नवाशी साहब, ये ख़ास तौर पे अपने इमरान खान साहब कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का चीफ लगवाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सारे लगवाना चाहते हैं। इमरान खान भी यही चाहते हैं। कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सारा दबाव जो बढ़ाया जा रहा है और जो रेड लाइन क्रॉस किया, बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया जाए, रेड लाइन नहीं, वो तो बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ज़ाहिर है उनका सारा का सारा जिसको कहते हैं एफर्ट ये कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो, नवंबर में उनकी हुकूमत हो, वो अपनी मर्ज़ी के नए आर्मी चीफ की तैनाती कर सके। उनको भी नज़र आ रहा है कि जी अगर कोई नया आदमी आता है, और ये जो बातें हो रही हैं जनरल बाजवा साहब के बारे में, अब जो इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हैं उसमें तो वो कहा जा रहा है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है, बात हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है, PDM के लोग हैं, इसमें कहा जा रहा है इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी इंटरेस्टेड हैं कि जी इन हालात में जनरल बाजवा रहना चाहिए। इस हवाले से सोना, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मुझे ज़्यादा तक़वियत देती नज़र आती है कि शायद ऐसा हो जाए, 23 तारीख को स्पीच करनी है जनरल असम्बली में यूनाइटेड नेशन की शबाशी साहब ने। अच्छा। और कहा जा रहा है कि शायद उनके साथ आर्मी चीफ भी जाएंगे। ज़ाहिर आर्मी चीफ जब जाएंगे तो फिर वो जनरल असम्बली से तो उनका ताल्लुक वास्ता कोई नहीं है ना, वो तो पेंटागन के लोगों से मिलेंगे, CIA के लोगों से। 23 तारीख को 23 पहले जाएंगे, क्योंकि 23 को तो उनकी तकरीर शेड्यूल है जनरल असम्बली में शबाशी साहब की एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और माजत के साथ बड़ी ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की कि वो जाएं, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत में होता है वही जाता है। तो इस हवाले से दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई हैं। और तीसरी इस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सोनिया, कि अमेरिका भी और यूरोपियन यूनियन भी, वो आप देख लें जिस अंदाज से मोबिलाइज़ किया है ये सैलाब फंडिंग में, IMF के हवाले से जनरल बाजवा का जो पर्सनल रोल है, अब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। इवन शबाशी साहब ने कह दिया है कि जी जहां हम नाकाम होते हैं, जहां हमसे कुछ नहीं होता, तो हमें आर्मी चीफ से कहलवाना पड़ता है। तो आर्मी चीफ की एक अपनी पर्सनैलिटी है, उनके जिसको कहना चाहिए दुनिया में उनकी जिसको गुडविल बहुत ज़्यादा है, हमारे मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो लोग उनको बहुत अच्छी तरह से निगाह से देखते हैं।
और वैसे भी आप देख लें कि इमरान खान साहब भी देख लें, मुझे उनकी पुरानी बात याद आ रही थी, मैं देख रहा था जितनी इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में किसी आर्मी चीफ की तारीफ की है वो जनरल बाजवा है। वो कहा करते थे जी उनसे अच्छा जनरल कोई नहीं है। हाँ। और वो जनाब हम एक पेज में एक सफ़र पे हैं, जो हमारी थिंकिंग है वही फौज की थिंकिंग है। yes. आज आप देख लें वो पेज फट के कहाँ से कहाँ चला गया। तो इस हवाले से ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जो है ना वो पाकिस्तान में देखना चाहते हैं इस हुकूमत का कंटिन्यूएशन। और मैं ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ सोनिया, जो हमारी इतलात हैं यहाँ सफारती हल्कों में जो बातें होती हैं, इमरान खान साहब के लिए कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मतलब जो मामलात बेहतर तो शुरू हो गए ना IMF के बाद। आप देख लें आजकल में अनाउंस हो जाएगा FATF की तलवार भी ख़त्म हो जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने कर्जे देने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान की जो $34 बिलियन की रिक्वायरमेंट इस साल की वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होगी। $12 बिलियन आपने जून तक वापस करने, वो वापस हो जाएंगे। डिफॉल्ट से हम निकल चुके हैं, तो जाहिर है हमें एक बड़ी सपोर्ट है। खान साहब का जो मसला है सोनिया वो तो रहेगा। खान साहब ने जिस अंदाज से अपने लिए मुश्किलात पैदा की हैं, अच्छी बात है, आगे चल के बात करेंगे। आज उन्होंने माजत तो नहीं की, हाई कोर्ट में जाके कम से कम इतना बयान कर दिया कि मैंने वो बातें नहीं की जो तलाल चौधरी ने की थी। तो इस हवाले से मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी इंतखाबात नहीं होने, दूर दूर तक नहीं निशान नजर आ रहा। अच्छा। ना हालात लग रहे हैं और सलामों की वजह से तो आप देख लें मामला बहुत दूर। लेकिन एहतशाम साहब कुछ बैकडोर खबरें भी आ रही थी कि राबिते चल रहे हैं, इस हवाले से क्या ये दूसरी दफा हुआ है सोनिया कि अब ये कहा जा रहा है कि जी बाकायदा तौर पे जनरल अपने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं वो मोबिलाइज हो रहे हैं या किए जा रहे हैं और वो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। एक दफ़ा तो आपने देखा उन्होंने कहा कि जी मैं ब्रिज बनने के लिए तैयार हूँ सियासी जमातों के दरमियान, हुकूमत और PDM के दरमियान। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे उनकी सपोर्ट से वो ये काम करना चाहते हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान साहब का रवैया नर्म हो जाए। आप देख लें जो DG ISPR की जो कंट्रडिक्शन भी आई है वो आप देखें, बड़ी इतनी मजम्मत वाला बयान उन्होंने फिर नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें अफसोस है, हमें रंज है कि इस तरह के बयान हैं। जी हाँ, लेकिन वो अभी तक मैं देख रहा हूँ कि जिस नहज पे इमरान खान साहब गए वो नहीं गए। वो चाह रहे हैं कि मामलात जिस तरह मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं सियासी तौर पे, माशी तौर पे, और सैलाब ने जिस तरह एक नई क्लाइमेटी पैदा कर दी है और जो कहा जा रहा है 3-4 महीने तक पानी नहीं निकलेगा, फसलें तबाह अच्छी तबाह हो गई है, उस हवाले से कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे। अब यह है कि इस हवाले से देखना है कि अब क्या नई स्ट्रेटेजी होगी। वैसे तो कह चुके अपने शेख रशीद साहब के जो ही पानी उतरेगा इमरान खान साहब जो है ना वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। चलें देखते हैं कि सिनारियो क्या बनता है। सीनियर कानूनदान इरफान कादिर साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। इरफान कादिर साहब कैसे देखते हैं, जाहिर है खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान साहब ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। उन्होंने कहा अफसोस है, पछतावा है, वजाहत भी दी, लेकिन गैर मशरूत मुआफ़ी इस बार भी नहीं मांगी। तो आपको क्या लगता है इस जवाब से वो अदालत को मुतमईन कर पाएंगे? देखें, ये सवाल तो आपको अदालत को पूछना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो माफी तलाफी है ये तो लॉ का इसमें कोई बात ही नहीं है। और इस तरह के केसेस में लोग वकीलों को एंगेज करते हैं और वकीलें माफिया मांगते हैं। तो ये तो वकालत भी नहीं है कि आप माफिया मांगे, माफी तो इंसान ने खुद मांगनी है, वकील ने तो मांगनी भी नहीं है। तो इसलिए ये तो इसमें कोई लीगल बात अब नहीं है। ये तो इनकी और अदालत के दरमियान है कि अदालत जो है इनकी माफी जो भी इन्होंने मांगी है, माफी उन्होंने वैसे माफी तो नहीं मांगी। आप तो मुझे ये बता रही हैं कि उन्होंने तो माफी मांगी ही नहीं है। वही ना, कहा अफसोस है, पछतावा है, वजाहत दी है, लेकिन माफी नहीं मांगी। यही सवाल है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा वो अपनी ईगो को, वो एक तो ईगो को बचाना है, ऊपर से जोश खिताबत में बहुत ज्यादा बोल जाते हैं। तो ये जो हमारे इस तरह के इस लेवल के बड़े लीडर्स जो पाकिस्तान के हैं, इनको तो आवाम के लिए, हम सब के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। तो इतनी सख्त जुबान अगर ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे इस लेवल पे, तो आम बंदा जो है वो तो फिर इससे क्या वो इससे सबक लेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे कितनी बदअमनी मुल्क में फैल सकती है अगर ये कल्चर हम इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये तो वैसे भी जो आर्टिकल है 62(1)(f उसको भी अगर हम सामने रखें तो इसमें कोई सगैसिटी नहीं है। और अगर कोई शख्स सगेशियस ना हो वो बजाते खुद ना अहल हो सकता है इस वजह से भी। तो बार बार इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, लेकिन उनकी फॉलोइंग लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, इसलिए फॉलोअर्स बड़े खुश भी होते हैं। एक तरफ वो फॉलोअर्स को खुश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वो मीर तकी मीर का एक शेर मुझे याद आ रहा है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस
कारगाह शीशा गिरी का। तो ये जिंदगी जो है बड़े बच बचा के और सब्र के साथ आपने गुजारनी है, ये नहीं कि जो मुंह में आए बोलना शुरू कर दिया जाए। अच्छा इरफान साहब, 2-3 चीजें हैं जो बड़ी अहम है जो आपने बातें की। एक तो आपने कहा कि जी वो माफी लोगों से मंगवाई जा रही है, तो मुझे याद आ गया कि इलेक्शन कमीशन से बाबर रवान साहब जो ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान साहब माफ़ी मांग चुके हैं। दूसरा, आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में इमरान खान साहब ने किसी फैसले पे कहा था ये बड़ा शर्मनाक है, तो इन्हें अदालत लगी थी। बाद में भी उन्होंने जवाब जो दाखिल किया था, माफ़ी नहीं मांगी थी, तो और उनको मामले को ख़त्म कर दिया गया था। मेरा सवाल ये जो ख़बरें चल रही हैं इरफान कादर साहब, वो ये है कि इस मामले में तो डिस्क्वालिफिकेशन है नाली इनकी नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि जी जो जिसका जिक्र आपने किया कि पार्टी के अंदर तो लोग परेशान हैं लेकिन सपोर्टर बड़े खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि जी और बड़ा केस जो है ना वो ममनुआ फंडिंग वाला, वहाँ पे उनके लिए मामलात शायद ठीक नहीं है, वहाँ से बचना मुमकिन नहीं है, यहाँ से शायद बच जाए। जी अब ये जो इफ्तिखार चौधरी वाले केस का जिक्र किया है, मेरा ख्याल है एहतिशाम साहब आपसे ज्यादा कौन इसको जानता होगा कि वहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि जिस अदलिया को हमने बहाल कराया उसका जो किरदार है वो शर्मनाक है, ये उन्होंने कहा था। बिल्कुल जी हाँ। उस पे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इनको नोटिस दे दिया और उन्होंने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी है। तो वहां पे इन्होंने कहा कि जी वो इन्होंने फिर माफी मांगी और कहा कि मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था, मेरा मतलब तो ये था कि ये जो मतहत अदलिया है उसका किरदार शर्मनाक है, यानी सरियन झूठ बोल दिया अदालत के सामने। तो चीफ जस्टिस जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जी ये मतहत अदलिया को बहाल कराया आपने, और खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था और वहां पे ये झूठे साबित हो गए थे, जो कि अफसोस की बात है। तो वो तो सारी बात ही पता नहीं कहाँ छुपाई हुई है। उसके बाद साकिब निसार के पास आया, तो इन हालात में तो साकिब निसार यानी झूठ पे मबनी तो माफी वो मानी ही नहीं जा सकती। हाँ। उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो माफी दे किस तरह दी गई थी, जबकि एक शख्स अदालत में बयान देता और वो भी उस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं उन्होंने झूठ बोला है, तो वो सारा जो है वो कोई ऐसी नजीर नहीं है उसमें। तो बल्कि मैं समझता हूँ उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं या जो भी जज साहब हैं, उन्होंने वो माफी कैसे दे दी थी उसको तो केस को खोल के देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी फाइंडिंग्स जो अदालत की हों जिस पे के एक अंसर नजर आए कि उसमें गलत बयानी हुई है, तो वो तो कानून की तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि फ्रॉड विशिएट्स ऑल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, इसमें इरफान साहब एक और चीज़ बड़ा एलिमेंट जो अहम है जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं वो ये है कि इमरान खान साहब का ये एतमाद 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है, चले पॉपुलैरिटी तो पहुंची है, इसके पीछे क्या और चीज़ हो सकती है? कुछ लोग कोई उनके साथ हैं, कोई उनको सपोर्ट है कि वो अदालतों को भी ख्याल में नहीं ला रहे, वो अफवाज पाकिस्तान के बारे में ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान का मेरा ख्याल है हर शख्स उस पर रिएक्ट कर रहा है, उनको कह रहा है कि आपको अकल के नाखून के लेने चाहिए। तो लेकिन ये इस तरफ आ नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि क्या एतमाद की क्या वजह है? देखें, एक तरफ हमारा कानून है और एक तरफ एक कल्ट है, एक पॉपुलर सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो आया कानून जो है वो इस वक्त इतना कमजोर हो गया है कि वो जो सेंटिमेंट है उसके पीछे क्या कानून जो है वो घुटने टेक देगा? ये चीज अब हमने देखनी है। ये चीज अब पता चलेगी अदालतों के फैसलों से कि कानून जो है वो मजबूत है या कल्ट मजबूत है। ठीक है। अच्छा इरफान कादिर साहब, अभी जिस तरह से एहतशाम साहब बात कर रहे थे कि शायद तौहीन अदालत के मामले से तो शायद इमरान खान साहब बच निकलें, लेकिन और भी बहुत सारे अहम मामलात हैं, जैसे ममनुआ फंडिंग का मामला है, तोशाखाना का मामला है। और तोशाखाना के हवाले से तो आज इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब भी जमा करा दिए। उन्होंने एक तो इल्जामात को मुस्तरद किए, दूसरा वो कह रहे हैं कि ये जो रेफरेंस है वो इलेक्शन कमीशन को भेजना ही गैर कानूनी है। उन्होंने कहा है कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं है और ना ही ये काबिल समाअत है। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी ना कि ये काबिल समाअत है कि नहीं है। हाँ, नहीं लीगली तो वहां पे तो लिखा हुआ है कि स्पीकर जो है अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है डिस्क्वालिफिकेशन का तो वो मामला इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। उन्होंने भेज दिया है। अब बजाय जो लिखा है वो तो यही लिखा है। अगर आप उसमें बहुत दकीक हेयर स्प्लिटिंग शुरू कर दें या बहुत
एब्स्ट्रैक्ट किस्म की रीजनिंग शुरू कर दें तो सूरज का चांद बना दें और चांद का सूरज बना दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब सीनियर कानूनदान प्रोफेसर मौजूद थे प्रोग्राम में, हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब भी। थैंक यू सो मच कंवर दिलशाद साहब, आपके वक्त का भी। कंवर दिलशाद साहब, आपसे भी यही सवाल कि आज तोशाखाना केस में जाहिर है इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया है, साथ में उन्होंने कहा है तमाम इल्जामात को मैं मुस्तरद करता हूं, तहाइफ मैंने कोई छुपाए नहीं है, और साथ में जो अहम बात उन्होंने की कि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना ही गैर कानूनी है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ठीक है, इमरान खान का ये आईनी और कानूनी हक हासिल है कि वो अपने वकला के जरिए, खासतौर पर सईद अली जफर के जरिए जो उन्हें मैसेज जो उन्हें जवाब दाखिल कराया है, ये उनका हक राइट बनता है। अब जैसे इरफान कादिर साहब ने भी इशारा दिया तो मैं उन्हीं की बात को भी आगे लेके जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह वसी इख्तियारात हैं, उस लिहाज से कि एक सबसे बड़ी अहम बात जो मुझे अली जफर साहब की बात को मैं तायद करता हूँ वो ये है कि स्पीकर साहब ने भी अपना विजडम इख्तियार नहीं किया, अपनी अक्ल और दानिश इस्तेमाल नहीं की। वो रेफरेंस आया, दस्तखत किए, फॉरवर्ड कर दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। यहाँ उनको चाहिए था अपना विजडम करते, अपनी लॉ की टीम बिठाते, बाकायदा देखते, इन्वेस्टिगेशन ना करते, लेकिन सारे उसके प्रोसेस कौन देखना, ये तो स्पीकर का फर्ज है ना। आप जितने भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आते हैं तो स्पीकर बाकायदा अपनी राय देता है कि जनाब ये मामला हो रहा है। इसी तरह जैसे कि ये 20 मेंबरान कौमी असम्बली के जो उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में रेफरेंस आया आर्टिकल 63(1) के तहत, तो बाकायदा स्पीकर साहब थे असद कैसर, उन्होंने बाकायदा फिर राय दी कि जनाब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लोर कास्टिंग हो गई है और ये आर्टिकल 63(1) के ज़ेवरे में आते हैं, आप इस पर कार्रवाई करें। तो इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की और उनको डिसीट नहीं होने दिया, और अगर नहीं भी ना तो कोई फ्लोर कास्टिंग नहीं की, उनका अपना हक था इलेक्शन में पाकिस्तान का। यहाँ स्पीकर साहब जो हैं अपनी कोई अकल दौरश नहीं काम इस्तेमाल की। आपने सोचना चाहिए था, इतना बड़ा अहम रेफरेंस आया, इतना नेशनल लेवल की पार्टी के लीडर इमरान खान साहब, उनके बारे में ये रेफरेंस आया तो अपनी अकल दौरश इस्तेमाल नहीं की, सारा मलबा डाल दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऊपर कि जी आप करें, मेरा क्या। अब कल को इलेक्शन कमीशन फैसला करता है तो तनकीद इलेक्शन कमीशन की आ रही है ना, स्पीकर साहब तो निकल जाएंगे अपना गुजर खान, वो तो नहीं बात करेंगे। तो मैं सवालिया करता हूँ आपके हवाले पर कि उन्होंने क्यों नहीं अपनी अकलदार इस्तेमाल की, वो किसी से मुलाकात ही नहीं करते। ठीक है, मैंने उनको राय दी कि मैं मुलाकात करता हूँ, मैं बताता हूँ क्या तुझे कारण, मुलाकात ही नहीं करता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अली जफर ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसने अपनी अकलदार इस्तेमाल नहीं की। मैं भी ये कहता हूँ उससे अकलदार, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है वो अपना खुद फैसला करेगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन हमें इत्तला नहीं है, फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने करना है। पॉइंट आ गया सर, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा एहतशाम साहब, ये तो हमने देखा है कि इमरान खान साहब हमेशा वही कहते हैं कि वही हुकूमत हम मानेंगे जो जिस हुकूमत में वो हूँ, वही फैसला मानेंगे जो उनके हक में हो। लेकिन ये एक नया तनाज़ा है, कभी तारीख में ऐसा भी हुआ हो कि एक शख्स जो है वो निकाला गया हो, हुकूमत में भी ना हो और बाजिद हो कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया जाए और इतने हसास मामले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए? सोनिया, एक चीज़ नोट करें कि जब पीडीएम की कोई बात होती है तो पीडीएम की पूरी टीम, सारे के सारे वज़ीर दिन में 2-2, 4-4, 6-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। इस सारे सिनेरियो को देखें, कंवर दिलशाद साहब आप भी देखें, और इस पर आपसे भी सवाल करूँगा मैं कि कितने लोग हैं जो इस पर बोल रहे हैं पीटीआई के, सवाए फवाद चौधरी साहब के या शेख रशीद साहब, वो भी बड़ा सोच समझ के चलते हैं और वो यही मशवरा देते हैं और कहते हैं कि जी ये पीटीआई की लाइन है जो कह रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उनकी पार्टी के सदर जो हैं उन्होंने तो बाकायदा तौर पे लाताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा कि जी जो पेशावर में उन्होंने कहा है वो खुद इसका जवाब दें। परवेज़ इलाही साहब तो बाकायदा परवेज़ इलाही साहब ने आज तो नहीं, उन्होंने तो अपने आप को मतलब दूर नहीं किया, उन्होंने तो ये साबित किया है कि भाई वो कहते हैं जितना काम मुल्क के लिए और दीन के लिए जनरल बाजवा ने किया किसी ने भी नहीं किया, इस हद तक चले। वो तो अपने लीडर, अगरचे उनका लीडर शायद उस तरह नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को पैगाम दे रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सुनिए, इसमें अहम सवाल इस वक्त ये है कि देखें इस वक्त एक आदमी की बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल अटैक उन्होंने किया लोगों पे। अभी जो 4, 5, 6 लोग भी हैं, कभी नाम आता है 3 लोगों की नाम जाते हैं, किसी कभी आता है ख्वाजा साहब ने कहा जी 4 से 5 जाते हैं, चलें कोई भी है।
अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे के सारे इंतहाई कॉम्पिटेंट भव्य वतन अपने अपना काम करके मेहनत करे इस मुकाम पे पहुंचते हैं। लेकिन यूँ लग रहा है सोनिया कि इमरान खान साहब का मानना इस वक्त यह है कि मेरी मर्ज़ी का अगर आर्मी चीफ नहीं लगेगा और किसी और का लगेगा तो मैं नहीं मानूंगा। अब सवाल ये है कि आप लाख उस पर इख्तलाफ करें कि गवर्नमेंट तब डे अपॉइंट करती है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़ी प्राइड लेते हैं, ठीक ही लेते हैं, कहते हैं जी इत्तफाक की बात है कि जनरल बाजवा जनरल रहीम जब इनकी तैनाती हो रही थी दोनों मैं था वज़ीर दफ़ा थे उस वक्त, ठीक है। अब सवाल यह है कि हुकूमत सब लोग मानते हैं अपना कंवर साहब कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वो एक अदम एतमाद के जाने के बाद ये हुकूमत आई है। आप भले कहते रहें दिन रात कहते रहें कि जी 85 वाला जो है ना वो बैठा हुआ और 155 वाला जो है ना वो बाहर बैठा हुआ है और ये एक अक़लियत की गवर्नमेंट है, कोई इस बात को नहीं मानेगा, उनकी रिकग्निशन है, एक्सेप्टेबिलिटी है। अब सवाल ये है कि जी आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सारा मसला का सोनिया सबको नज़र आ रहा है कि अगर उनकी मर्ज़ी का चीफ हो गया, जो कि होगा, गवर्नमेंट इसको लगाएगी। ये कभी पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी हुई नहीं, प्राइम मिनिस्टर किसी ने नहीं कहा होगा, अपोजिशन लीडर ने कहा होगा कि जी नहीं उनको नहीं लगाने देना। भाई आप ये डिमांड नहीं कर सकते। हाँ, जब आप हों अपनी हुकूमत में हो तो आप कर लें, उस तरह नहीं कर सकते। अब असल सवाल ये है कि जी इस नहज तक पहुँचाने में क्या मसला है, ये अभी सारी दुनिया उनको समझा रही है। उनके पार्टी के लोग ज़ाती तौर पे मिलते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारा लीडर किस तरफ चल पड़ा है, लेकिन सपोर्टर खुश हो रहा है। उनको भी ये लग रहा है कि मेरा सपोर्टर मेरे साथ है तो मैं जो कहूँगा उसको माना जाएगा। ये ख़तरनाक है जी। कंवर दिलशाद साहब आ जाते हैं। पहले तो मैं तोशा खाना वाला आपसे सवाल पूछ लूँ, लेकिन अब क्योंकि ये बात हो रही है तो इसी पे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपने भी माशाल्लाह ठीक है इलेक्शन कमीशन में रहे, आप रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं, जमातों के लोगों से भी मिलते हैं, सब जगहों पे आपके तल्लुकात हैं। आपको क्या लगता है कि ये प्रोवोकेशन ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान क्यों है कि वो तुले हुए हैं कि उन्होंने टेक ऑन करना है, बल्कि मैं तो कह रहा रेड लाइन ही, वो रेड बैरियर क्रॉस कर चुकी है। सब लोग देख रहे हैं कि हदें जो अबूर की हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मेरा सवाल है कि उनको इदराक क्यों नहीं इन बातों का। जी कंवर दिलशाद साहब बात दुरुस्त फरमा रहे हैं कशाम साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने फैसला तो करना ही है। जो हमारे इतला के मुताबिक जब ये केस की बाकायदा हेयरिंग होगी तो वो अटार्नी जनरल पाकिस्तान को अपनी मामलत के लिए बुलाएंगे। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो उन्होंने खुद अली जफर साहब का जो जवाब जैसे हमने आपके प्रोग्राम में सुना है, तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 137 है हमारा एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसके तहत वो कार्रवाई करने की मिजाज है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी ये जो असासे जो हैं जो इलेक्शन कमीशन में हर साल जमा होते हैं अपने हक़ाइक़ छुपाए और उसके बाद ये मालूम हो जाए कि इसके अंदर उन्होंने तमाम जो है मामलात को उसमें नहीं लिखा, दर्ज नहीं किया, हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में लाकर उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसका सेक्शन आगे चल के आता है 174 और 185। उसमें फिर फौजदारी मुकदमे की सिफारिश की गई है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ऐसे जैसे उम्मीद कौमी असम्बली के जो मेंबर हो, पार्लियामेंटेरियन के मेंबर हो, उनके बारे में जब हक़ाइक़ सामने आए कि हक़ाइक़ छुपाए हैं तो उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दर्ज करने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को है। वो डायरेक्ट नाहिल करार ना दें, नाहिल करार देने की तो उसमें प्रोविजन नहीं है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि आप उसको मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को फौजदारी मुकदमा सेक्शन 185 और 173 के तहत उनका किसी जो जिस मियाँ वाले से मुतालिक है तो वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के जो हमारे सेशन जज हैं उनको भी ये मुकदमा दर्ज करने। लेकिन कंवर साहब इसमें एक चीज़ है, उस पर ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। इससे पहले जब भी ये बात हुई थी हम लोग भी करते रहे थे कि ये इमरान खान साहब को ये जो चीज़ें मिली हैं बेचने के बाद उनको 22 करोड़ मिला है, 23 करोड़ मिला है, चलें वो तो कहते हैं जी अपनी चीज़ें मिली हैं, मुझे तोहफ़ा मिला, मैंने प्रॉपर पैसे जमा करा के जो था 20% और 50% ले लिए। उस वक्त ये खबरें थी कि जनाब इन्होंने अपने मुसलसल 3 सालों में जो पैसा मिला था ये एनुअल गोशवारों में दाखिल नहीं किया था, शो नहीं किया था। मेरा सवाल है कि आज उन्होंने जो ये बाकायदा अपना एक रिटन जवाब दिया उसमें कह रहे हैं कि जी हमने रेगुलरली ये अपने जो हमारे एनुअल गोशवारे होते हैं उसमें हमने ये रकम शो की है। जी इसमें साहब हमने इलेक्शन कमीशन की तारीख में रिकॉर्ड में ऐसी कोई सज़ा किसी के खिलाफ नहीं हुई जिन्होंने अपने असासों में जिस तरह के गोशवारों में जमा नहीं कराया या उसको दर्ज नहीं किया, इतराज़ नहीं किया, उस पर आज तक किसी इलेक्शन कमीशन में कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। लेकिन उसमें सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी
शहरी वोटर जो है, वोटर का लफ्ज़ शहरी जो है, वो अगर इलेक्शन कमीशन को बाकायदा एप्लीकेशन दे कि इसने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो इलेक्शन कमीशन उसको कार्रवाई कर सकता है। यहाँ स्पीकर ने भेजा है, स्पीकर एक कौमी नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट के वो कस्टोडियन हैं, उन्होंने जो स्पीकर ने जो रेफरेंस भेजा है, इसकी बड़ी अहमियत है इसकी। बेशक वो अपना विजडम इस्तेमाल ना करें, लेकिन बहरहाल उनके रेफरेंस में बहुत बड़ा कानूनी आईनी नुक्ता है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी आईनी नुक्ते के तहत आगे स्टेप बढ़ाते हुए जब हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में इन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, तो वो बड़ी से बड़ी सजा यही हो सकती है कि वो नाअहल भी करार दे सकता है। उसके लिए भी सेक्शन जो है 232 भी है, और इसके साथ साथ सेक्शन भी अब हमारे इसी इलेक्शन एक्ट में शामिल है, F167 भी है। उसके तहत अगर वो कार्रवाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई होगी नहीं, ये मुकदमा जाएगा मुतल्लिका सेशन जज के पास। इसमें इमरान खान की नाअहलियत का सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये जाएगा हक़ाइक़ छुपाने के जुर्म में मुतल्लिका सेशन जज को, और सेशन जज जो है उनको 3 साल की सजा दे, 6 महीने के दे, वो उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल की है। ठीक है, वो सेशन जज की जाए, ठीक है, नाअहलियत नहीं होगी। सही, नाअहलियत उनको ज़िम्मे में नहीं आते। तो एहतशाम साहब, फिर क्या लगता है, अभी जिस तरह से बड़ी डिटेल में बताया भी है कमर दिलशाद साहब ने, इमरान खान साहब तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये कार्रवाई करने का मजाज ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि असासों की तफसीलात गलत होने पर इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बाद तो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो क्या लग रहा है मामला? देखिए, आईनी और कानूनी बातें तो आपको बड़े वाज़ेह तरीके से कमर दिलशाद साहब ने बता दी। मैं आपको इस हवाले से सियासी बात बता सकता हूँ जो मेरी तलात है, वो ये है कि जी इन केसेस में उनको तौहीन अदालत हो, तोशाखाना हो और कोई चीज़ हो, कोई सज़ा नहीं हो सकती। एक केस तो तलवार बन के लटकेगा जिसकी पूरी तैयारी हो रही है, ममनुआ फंडिंग है। आरफ नकवी साहब का जो रोल है, जो पैसे उन्होंने $20 मिलियन दिए थे या से ज़्यादा दिए थे, उसको कहा जाता है कि अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन में उनको बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता है। उन्होंने बिल गेट के फंड्स का पैसा निकाल के लोगों को दिया, जिस पे लोगों की सख्त तहफ़्फ़ुज़ात है। कहा जा रहा है कि जब ये केस सामने आएगा तो अमेरिका की उनके बैंकों की भी सपोर्ट होगी और यूरोप के बैंकों की भी सपोर्ट होगी। वो एक मामला होगा फंसने वाला। और दूसरी तरफ इतलात कंवर साहब ये आ रही हैं कि जी फिर क्या होगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये हतमी तौर पे ये वहाँ पे फंसेंगे, ममनुआ फंडिंग में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। फिर अगला सवाल आ रहा है जी फिर क्या होगा। उन्होंने कहा जी क्या हुआ डिस्क्वालिफिकेशन, इमरान खान साहब अपना नवाज साहब की हुई है, बैठे हैं आज भी लीडर हैं, वो कहते हैं कि जी ये काम वो नाली हो भी जाएगी तो ये लीडर ही रहेंगे। ये बनी गला बैठ के जिस तरह आज जो पंजाब की गवर्नमेंट और केपी चला रहे हैं वो फिर भी चलाती रहेंगे, लिहाजा लीडर वही रहेंगे। ठीक है, प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा कमर दिलशाद साहब, वक्त कम है, आखिर में ये बता दीजिए कि आपको लगता है अगर इमरान खान साहब जिस तरह से पूरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि मकबूलियत की इतनी बुलंदी पर है कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता, बिलफर्ज अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, नाअहल हो जाते हैं, तो फिर क्या सिनेरियो देखते हैं आप? कानून की ज़द में कोई आए फिर मकबूलियत नहीं देखी जाती, फिर आइन और कानून देखा जाता है। ठीक है, अपनी जगह पर उनकी मकबूलियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन जहाँ आइन और कानून की ज़द में आएंगे तो मकबूलियत की कोई अहमियत नहीं होती। ये तो स्टेट का मामला होता है, रिट का मामला होता है, रियासत का मामला होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन का तो वास्ता ही नहीं पड़ेगा। अगर जो फैसला वो सुना देगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, तो उस पर अमल दरामद कराना तो हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी भी है, अदलिया की जिम्मेदारी भी है, लेकिन मकबूलियत जो है इसमें कोई उसका सवाल नहीं पैदा होता। मकबूलियत सबकी मकबूलियत होती है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इमरान खान तो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वे आउट क्या है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में सिनेरियो क्या बनेगा? फिर देखिए 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बाजार लगता होने जा रही। पहली तो बात यह कि इमरान खान साहब ने 25 मई करके देख लिया, और आप उसके बाद देख लें जो दबाव बढ़ा सकते थे अपने इस्तीफ़े देने के बाद भी करके देख लिया, जल्द से जुलूस रैलियाँ भी कर ली। हुकूमत तो इस तरफ नहीं आ रही इलेक्शन के लिए, और बड़ा वाज़ेह तौर पे PDM ने कह दिया कि जी वक्त पे 2023 सितंबर अगस्त में इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। और फिर ये भी कह चुके हैं दोस्त दादी से जो तुम कह रहे हो हम नहीं करेंगे। एक दूसरी बात है कि अब सैलाब आ गए हैं, 1/3 जो है ना वो पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में तशवीश का इज़हार कर रही है। जिस तरीके से एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जी 20 से 22 बिलियन डॉलर का नुकसान है। अभी मैं देख रहा था, अब हुकूमत अभी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी कुछ पता नहीं कितना, एक आध दिन में
इकनॉमिक अफेयर डिवीज़न जो है ना बाहर के ममालिक से मिल के फैसला करेगा, बताएगा कितना पैसा चाहिए। तो इन हालात में इलेक्शन तो होते नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान साहब की जो इस वक्त असल तशवीश है वो ये है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी मर्जी से तो नहीं हो रही, किसी और की मर्जी से हो रही, तो मेरा ख्याल है उनको रिकनसाइल करना चाहिए। ये अगर हुकूमत रहती है तो उनकी मर्जी का बंदा आएगा एक, और बाकी जितने 3 हैं 4 हैं 5 लोग हैं, इमरान खान साहब को अवॉइड करना चाहिए। उन पे इस तरह ये बात कहना कि जी गोलीबारी खत्म करना और ये कहना कि जी कोई महबूब वतन है कोई नहीं है, मेरा ख्याल है ये सर्टिफिकेट बंद कर देने चाहिए। तैमूर तालपुर पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त का। तैमूर तालपुर साहब, जाहिर है इस वक्त सैलाब ने जाहिर है पूरे पाकिस्तान को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, सिंध का एक बड़ा हिस्सा इस सैलाब से मुतासिर हुआ है, लेकिन बड़ी खबरें इस हवाले से आ रही हैं कि सिंध में जो इमदाद है वो पूरी तरह से तकसीम नहीं हो रही, लोगों में गम और गुस्सा है, कुछ वीडियोज़ इस तरह की सामने आ रही हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि ये फिर आपकी गवर्नमेंट पर सवालिया निशान है, आपकी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सोनिया, पहली बात तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इस लेवल तक एग्री करता हूँ कि जो हमारे पास सामान है वो ज़रूरत से बहुत कम है। जहाँ तक बात है लोगों की गमो गुस्से की, तो ऑफकोर्स लोग बेघर बैठे हुए हैं, बिना छत के बैठे हुए हैं, कहीं टेंट सिटीज़ में रह रहे हैं, कहीं खैमों में हैं, कहीं पर गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हमने वहाँ पर रिलीफ कैंप बना के उनकी दी, तो ऑफकोर्स पीपल वांट टू गो बैक, दे वांट द वाटर टू फिनिश। पर जो देखने की बात है वो ये है कि सिंध की हुकूमत, सिंध का हर एक MNA, सिंध का हर एक MPA, सिंध के हर वज़ीर अपने अपने इलाकों में मौजूद हैं। आप किसी भी सिंध के डिस्ट्रिक्ट में ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे उनके नुमाइंदे उनके साथ नहीं हैं। तो पहली बात, नुमाइंदे आवाम के साथ हैं। दूसरी बात, चेयरमैन बिलावल और चीफ मिनिस्टर सिंध ने हर डिस्ट्रिक्ट का कई बार दौरा भी किया है, मसले मसाइल उनको पता हैं। पर हमारी यही गुजारिश है कि कुछ मेरे ख्याल से आपने भी बात की कि किसी को भी हमें सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए पाकिस्तानी होने का या उसके ख़िलाफ़ जाने का। पर जब मैं सुनता हूँ किसी पार्टी के लीडर को और वो अपील करता है फॉरेन नेशनल से कि इस वक्त में आप मदद ना करें पाकिस्तानियों की, उन लोगों की जो बेघर बेमददगार हैं, तो माफ़ कीजिएगा, मैं तो उन्हें कभी भी किसी सूरत मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं समझूंगा। और मैं नहीं समझता कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कोशिश करेगा कि उनके ही जो मुल्क में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ज़्यादा बढ़े, वहाँ पे IMF उनको लोन ना दे, वहाँ पे IMF को आप मना करें, आप बहाने बनाएं इन चीज़ों को रोकने के लिए। तो इस तरह कहना मेरा ख्याल है मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जिस पे लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये गवर्नमेंट ने एक नया इशू निकाला है कि जी जो इमदाद प्राइवेट सेक्टर भी देना चाहता है, NGO देना चाहते हैं, वो NOC हुकूमत से लेंगे, इसी तरह सूबाई हुकूमतों से लेंगे। लोग कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट में बैठे लोग ना वो माल बनाने के चक्कर में जी पहले हमारे पास लोग आएंगे, हम NOC जारी करेंगे, फिर इमदाद आगे जाएगी। आप ये बताएं कि ये प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें करने दें। साहब बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, जिसको जो काम करना है बिल्कुल करे। हमने ये नहीं कहा कि हम किसी को काम नहीं करने देंगे। प्राइवेट सेक्टर के लोग हम चाहते हैं, ये हुकूमत से बहुत बड़ा डिजास्टर है, इसके लिए जब तक प्राइवेट लोग इंटरनेशनली भी लोग मदद नहीं करेंगे तो हम इस मुसीबत से नहीं निकल सकते। पर एक तरीक़ेकार हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट आदमी को नहीं पता कि सक्खर में कितनी शॉर्टेज है, उमरकोट में कितनी शॉर्टेज है, सक्खर में क्या चाहिए, उमरकोट में क्या चाहिए, ठट्ठा वाली साइड पे किस चीज़ ज़रूरत है। तो हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन बनाना चाहते हैं कि द राइट थिंग्स गेट टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम। दैट इज़ द ओनली मकसद जो हमारा NOC का है। तो अगर NOC नहीं भी चाहिए जी, जाएँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, जहाँ पे जो जाके मदद कर सकते हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ, सिंध हुकूमत उनको वेलकम करती है। पर अगर एक तरीक़ेकार के साथ जाएंगे तो हम बेहतर काम कर सकेंगे। चॉइस ये आपके ऊपर है, जो जैसे करना चाहे, यू मस्ट कंट्रीब्यूट एनी वे यू कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, ये प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।